आज मैं आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझाऊंगी, ठीक है। उसके बारे में आज सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहती है, तो सबको पता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। बहुत बेसिक है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये अगर आपने ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी आपने अच्छे से देखा होगा। तो ये पार्टली इन कॉर्टेक्स, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, पार्टली इन कॉर्टेक्स एंड पार्टली इन मेडुला। कुछ पार्ट इसका कॉर्टेक्स में पाया जाता है और कुछ पार्ट इसका कहाँ पाया जाता है? मेडुला में पाया जाता है, ठीक है। अब ईच किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन, मतलब प्रत्येक किडनी, ईच किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रत्येक किडनी, मतलब हमारे पास 2 किडनी होती है तो ईच किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन, 10 लाख नेफ्रॉन को रखती है। मतलब 2 किडनी हैं तो हम कितना हो जाएगा? कम से कम 2 मिलियन नेफ्रॉन हो जाएंगे, मतलब 20 लाख नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेफ्रॉन में देखिए, नेफ्रॉन के टू पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब कुछ पार्ट होते हैं रीनल ट्यूब्यूल के जो कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, कुछ पार्ट कहाँ पाए जाते हैं? मेडुला में। तो हम अगर देखें तो बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, ठीक। और हेंडे लूप देखें या फिर लूप ऑफ हेंडे जिसे कहते हैं, तो ये कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों रीजन में पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखें कि यूरिया जो कहाँ बनता है? यूरिया, अच्छा, यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। ये आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, बहुत बेसिक नॉलेज है कि यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक। एक बार हम फ्लो देख लेते हैं, ठीक है। लीवर, पहले लीवर हमने देखे, लीवर में क्या होगा? यूरिया फॉर्मेशन होगा। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? हिपैटिक वेन में, हिपैटिक वेन से फिर कहाँ जाएगा? इन्फीरियर वेना कावा में, इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से फिर लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? रीनल आर्टरी, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ पाया जाता है? तो हिपैटिक वेन में। और सबसे कम यूरिया का अमाउंट कहाँ पाया जाता है? तो रीनल आर्टरी में। ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन चुका है कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। सबसे ज़्यादा यूरिया हिपैटिक वेन में, सबसे कम अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ पाया जाता है? तो रीनल वेन में पाया जाता है, ठीक। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझेंगे अच्छे से, ठीक। अब आप समझ लीजिए कि रीनल आर्टरी से ब्लड कहाँ आएगा? रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा अफरेंट आर्ट्रियोल में। ये है अफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, अफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक। अफरेंट आर्ट्रियोल क्या है? ये फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी से ये ढेर सारे फाइन ब्रांचेस निकलेंगे, फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक। रीनल आर्टरी से ढेर से छोटे छोटे पतले पतले फाइन ब्रांचेस निकलेंगे जिसे हम अफरेंट आर्ट्रियोल करें, जो ब्लड ले करके आ रहा है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक। उसके बाद जैसे ही आगे आएगा
ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा, बहुत महीन महीन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ढेर सारे कैपिलरीज में क्या होगा, डिवाइड होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो कि क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। ठीक, ग्लोमेरुलस जिसे हम टफ्ट ऑफ कैपिलरी कह रहे हैं। फिर उसके बाद ये ब्लड इफ्रेंट आर्ट्रियोल से चला जाएगा, ये अफ्रेंट से आता है और इफ्रेंट क्या करता है, अवे ले जाता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे इफ्रेंट आर्ट्रियोल, इफ्रेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, ये देखिए ब्लड यहाँ पे अफ्रेंट आर्ट्रियोल से आया तो ये बहुत फ्लो में ब्लड आया, बहुत ढेर सारे ब्लड फ्लो में आए। ठीक है, यहाँ पे फिर कैपिलरीज बन गई, जो कैपिलरीज बहुत पतली हैं, पतली होती हैं, बहुत थिन होती हैं। तो जितनी फोर्सफुल्ली यहाँ पे ब्लड आएगा इफ्रेंट आर्ट्रियोल से, ये देखिए ये बहुत पतली दिख रही है, थिन आर्ट्रियोल दिख रही है, तो क्या ये जितनी फ्लो से आएगा ब्लड उतनी तेज़ी से बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ब्लड रुकेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए ब्लड यहाँ रुकेगा। ठीक है, इस यहीं से क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा, ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होगा। और किस में फिल्टर होगा, ये है बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होगा और कहाँ फिल्टर होगा, बोमन्स कैप्सूल में फिल्टर होगा। कहाँ होगा, ये है बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, कप लाइक स्ट्रक्चर बना है। इसी ये डबल वॉल्ड होता है, ये इसका इनर वॉल है, ये इसका आउटर वॉल है। ठीक है, इसमें कुछ सेल्स, पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, इसमें कुछ पोडोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे होल है, दिख रहा है, ये होल इसलिए है क्योंकि यहीं से इसे हम फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं, यहीं से ये अंदर आएगा। इसे ब्लड में से, जब ये ब्लड यहाँ कुछ देर के लिए रुकेगा तो इसमें से यूरिया, यूरिक एसिड एंड कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करेंगे, यहाँ बोमन कैप्सूल में फ़िल्टर हो जाएंगे। और ये फ़िल्टर किससे होंगे, इस फिल्ट्रेशन स्लिट्स के द्वारा ये यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल में आ जाएंगे। ठीक, और ये कैसा है, ये डबल वॉल्ड है और ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, अब देखते हैं हम ये, उसके बाद फिर कुछ कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर बनाता है, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बनाता है। और ये कहाँ पे है, ये बोमन्स कैप्सूल के प्रॉक्सिमल एंड पे है, इसलिए इसे हम पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये क्या है, ये हाईली कॉइल्ड है, ये कॉइल्ड दिख रहा है ना, ये कैसा है, हाईली कॉइल्ड है। हाईली कॉइल्ड है और इसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंपल, इसकी वॉल में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम पाया जाता है। इसमें ब्रश बॉर्डर पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई पाई जाती है, ब्रश बॉर्डर और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद अब हम इसका आगे का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो अब ये बनाता है हेनले लूप, जिसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ठीक, सॉरी इतना मोटा नहीं होना चाहिए, लूप ऑफ हेनले। ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें ये कुछ दूर थोड़ी पतली बनाती है और उसके बाद थोड़ा थिक पार्ट बनाता है। ठीक, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये हेनले साइंटिस्ट के नेम पर इसका नाम पड़ा है, जो कि हेयर पिन शेप का होता है, हेयर पिन जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, अब ये इसके बाद फिर एक कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर में, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ओपन होगा। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डीसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत इसके पास में था, इसलिए इसे प्रॉक्सिमली इन पे था, इसलिए पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये दूर है,
ये बोमन कैप्सूल से दूर है, इसलिए इसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पास को प्रॉक्सिमल कहते हैं, दूर को डिस्टल कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसे DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। इसमें भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाएगी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाएगी, लेकिन इसमें माइक्रोविलेई नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो PCT से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसमें माइक्रोविलेई पाई जाती है, और यहाँ पे माइक्रोविलेई नहीं पाई, यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाएगी। अब DCT क्या करेगा? DCT कलेक्टिंग, DCT क्या करेगा? DCT कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगा। DCT कहाँ ओपन होगा? कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगा। DCT कहाँ ओपन होगा? कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगा, ठीक है। एक कलेक्टिंग डक्ट में कम से कम 15 से 20 DCT ओपन होते हैं, ठीक है। कई सारे DCT मिल करके एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं, इसलिए हम इसे लिख देंगे मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू इट, मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू इट, ठीक। अब हमने नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। ये क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी होती है कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। पार्टली अगर इसे हम अगर देखें, इसे हम अगर यहाँ पे से क्रॉस लाइन खींच देंगे तो ये क्या होगा? इसका ये पार्ट कॉर्टेक्स हो जाएगा, ये पार्ट मेडुला हो जाएगा, इसलिए इसे कॉर्टेक्स और मेडुला 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हमने यहाँ फ्लो देख लिया कि यूरिया का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से कहाँ तक आता है। फिर रीनल आर्टरी में जैसे ही आएगा, रीनल आर्टरी में आने के बाद ये अफरेंट आर्टरियोल में आएगा, फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस में आएगा, ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल में फ़िल्टर होने के बाद यूरिक एसिड बाकी सब फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आने के बाद यहाँ पे आएंगे PCT में, PCT से लूप ऑफ हेनले में जाएंगे, लूप ऑफ हेनले से फिर DCT में पहुँचेंगे, DCT से कलेक्टिंग डक्ट,